अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश के अंदर जो हालात पैदा हुए, क्या पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है वो भी उसी तरह की है कि यहाँ पर भी सिविल सोसाइटी उठेगी और किसी वक्त हुकूमत को चलता कर देगी? ये कहना काफ़ी मुश्किल बात है और इसका जवाब भी आसान नहीं है। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ या जो कुछ अरब स्प्रिंग के ज़माने में यमन से जिसका आगाज़ हुआ था, एक नौजवान की हलाकत से मामला शुरू हुए थे। बांग्लादेश के अंदर 400 नौजवानों ने, जो स्टूडेंट सड़कों पर आए थे, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। लेकिन एक ऐसी डिक्टेटर जो 15 साल से हुक्मरान थी और अपने मुखालफिन को चुन चुन कर जेलों में डालती थी, मुआशी नाहमवारी थी। उसने जो लोग इंसाफ मांगते थे उनको रज़ाकार, वो 1971 के वाक़यात के हवाले से करार देकर उनको दूसरे दर्जे का शहरी बना देती थी। उसको 3-4 रोज़ के अंदर उन्होंने चलता कर दिया। 400 लोगों की जान गई। क्या पाकिस्तान के अंदर महंगाई के हवाले से, बिजली की बिलों के हवाले से जो मुतालबात सामने आ रहे हैं, जो एहतजाज जारी हैं, क्या वो भी ऐसी शक्ल इख्तियार करेंगे? आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे और पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ आज एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर हमारे साथ हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। आगाज़ हम करेंगे प्रोग्राम का हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से, अमीर जमात इस्लामी। हाफिज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ साहब, आपकी जमात धरना देकर बैठी है और एहतजाज कर रही है। आपके पीछे लोग भी बड़ी तादाद में। आपकी जमात की असम्बलियों के अंदर उतनी नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन आपका धरना जो है काफ़ी एक अच्छी, उसकी प्रेजेंस इस वक्त रावलपिंडी के अंदर भी, कराची के अंदर भी मौजूद है। क्या ये वो शक्ल इख्तियार कर सकता है जो कुछ बांग्लादेश में हुआ? देखिए, गम और गुस्सा तो बहुत है लोगों में, और सच्ची बात यह है कि आप खुद अपने आप को देखें, मैं देखूं, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, हमारे साथ काम करने वाले मुख्तलिफ सतहों के लोगों को देखें, हर आदमी परेशान है। बिजली के बिलों ने सबको मार दिया है। आप मुझे बताएं कि जो ड्राइविंग करने वाला बंदा है उसकी कितनी सैलरी हो जाएगी? 40,000, 50,000, 60,000। उसके घर का बिल अगर 25-30 हज़ार रुपये आ जाए तो वो कहाँ जाएगा? किराए के मकान में रहने वाले जो लोग हैं अक्सर ये शिकायत कर रहे हैं कि किराए से ज़्यादा उनका बिजली का बिल आ गया है। लोग बहुत तंग आ गए हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है। मैं अभी एक साहब से मिला, उन्होंने जूस की एक फैक्ट्री लगाई हुई थी। 200-300 लोग डायरेक्टली उनके साथ इन्वॉल्व थे, फिर उनके सप्लायर थे। जो बिल उनका जो कि 20-25 लाख रुपए आता था उस इंडस्ट्री का, उस फैक्ट्री का, वो 65 लाख रुपए आ गया। बंद कर दी उन्होंने। कितने लोग बेरोजगार हो गए, पूरा सप्लाई चेन का निजाम तबाह हो गया। आप मुझे बताएं, ये हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर जगह का किस्सा है। अब इसके बाद लोग क्या करेंगे अगर हुकूमत तवज्जो नहीं देगी और यही कहती रहेगी कि हम पर IMF का दबाव है? हमारा सीधा सीधा मुतालबा यह है कि भाई बिजली के बिल कम करें और उस पर जो टैक्स की भरमार की हुई है, 18% आप सेल्स टैक्स लगा दें, आप एडवांस इनकम टैक्स लगा दें, आप फर्दर टैक्स लगा दें, आप जो है वो इसी तरह एक्स्ट्रा टैक्स लगा दें, आप टीवी की फीस भी उसी में लगा दें, और इस तरह करके आप सब कुछ निचोड़ने की कोशिश करते हैं। तनख्वाहदार कहाँ जाए बेचारा? तनख्वाहदार की तो अपना हिसाब किताब होता है कि तनख्वाह आती है, बच्चों की तालीम पे लगाना है, सेहत की ये मसले हैं, फला चीज का ये इतने पैसे उसके जमा कराने हैं। हाफिज़ नईम साहब, आपने जो मौजूदा हुक्मरान है, आपने एक हालिया बयान में आपने मौजूदा हुक्मरानों को कहा है कि ये अशराफिया नहीं, ये बदमाशिया है। तो आपके ख्याल में ये जो मुआशी नाहमवारी है, बिजली की कीमतें हैं, ये बदमाशिया की वजह से हैं? ये लूट खसूट है, ये प्लंडर है, ये लूट के ले गए सारा कुछ? देखिए, इसमें जो मसला है ना वो ये है कि एक हुक्मरान पार्टी का मसला नहीं है, ये एक तबका हुक्मरानी है जो कि हमारे ऊपर मुसल्लत है। उसमें आपको बहुत सारे ब्यूरोक्रेट भी मिलेंगे, उसमें आपको इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत से लोग मिलेंगे जो वक्तन फ़वक्तन हुकूमत करते रहें। आपको उसमें जो है वो जागीरदार और वडेरे मिलेंगे, उसमें बड़े बड़े सरमाएदार मिलेंगे। और पार्टियों में चूंकि पॉलिटिकल ग्रोथ तो होती नहीं है, फैमिली इंटरप्राइजेज हैं, तो वही लोग जो कि पैसे की बुनियाद पर इन खानदानों को खुश करते हैं वो पार्टियों में जगह बना लेते हैं और वो ताकत की और दौलत की बुनियाद पर हुक्मरानी करते हैं। तो इन सबका एक कंसोर्शियम है जो पाकिस्तान के ऊपर जो है ना हुक्मरानी कर रहा है। मैं उस हुक्मरान तबके को कह रहा हूं, उसको आज तक लोग अशराफिया कहते थे, लेकिन वो तो अशराफिया नहीं है, वो तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो तो एक दूसरे की जो है वो जो करप्शन है उसके प्रोटेक्टर हैं। अब ये IPPs का एक किस्सा ले लीजिए ना आप, 1994 से धंधा शुरू हुआ और कितनी इसमें करप्शन है, कितनी इसमें लूटमार है। एक कैपेसिटी नहीं है प्लांट की, ओवर कैपेसिटी शो करके अब जितने पे भी चल रहा है आप पूरी कैपेसिटी के पैसे चार्ज करें, मैं और आप बिल अदा करें और ये लोग मजे करें। इसी तरह से जो प्लांट फरसूदा हो चुके हैं उनके भी पूरे पैसे हम अदा करें, जिनके मुआहदे खत्म हो गए उनके भी पैसे हम अदा करें, जिनसे जो है वो ये निगोशिएट करके चीजें ठीक कर सकते हैं उनसे निगोशिएट ना करें। तो ये जो 2 ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तानी कौम अदा करेगी, ये इसी तबके की वजह से करेगी ना, तो फिर जाहिर है इसको कुछ तो कहा जाएगा ना। इसलिए हमने पुरअमन एहतजाज का फैसला किया था कि हालात तो ऐसे हैं
कि कोई भी क्योस फैल सकता है। हमारी जैसी पार्टी अगर लोगों की पुरअमन सियासी मुजाहिमत की तरफ लोगों को लेकर नहीं जाएगी तो फिर अनारकी फैलेगी और उसके नतीजे में फिर हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। मैंने तो कल ये भी कहा था ना कि उनको तो एयरलिफ्ट मिल गई, आपके आइंदा के इकदाम क्या होंगे? आप तो यहाँ बैठे हुए हैं, अब आपको कुछ रोज गुजर गए हैं, लेकिन अब आपके आइंदा इकदाम, तो आपने जो आज जिनका ऐलान किया, आपने कहा धरना मार्च होगा, अब लाहौर में भी होगा, पेशावर में भी होगा, तो इसकी क्या शक्ल होगी? क्या करेंगे? लाहौर में क्या करेंगे, पेशावर में क्या करेंगे? एक तो ये कि 8 तारीख को हम यहाँ पर भी मरी रोड पे मार्च करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर जो है वो हम पेशावर लाहौर में इंशाल्लाह वज़ीर आला हाउस पर धरना देंगे, बहुत बड़ा जलसा आम की सूरत अख्तियार करेगा। अगले दिन पेशावर में इंशाल्लाह धरना देंगे, फिर जो है 16 तारीख को मुल्तान में धरना देंगे और 14 अगस्त के फ़ौरन बाद मुल्क की हड़ताल करेंगे इंशाल्लाह। ताजरों से हमारी बात चल रही है, हो सकता है कि आजकल में कोई चीज़ फाइनल हो जाए और फिर रुकेंगे नहीं यहाँ पर। देखिए मसला है, मसले को हल करेंगे। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, ना कोई इस वक्त इंतखाब हो रहा है, ना हमारी पार्टी का मसला है। इस वक्त अगर ये चीज़ें एड्रेस नहीं हुई तो मुल्क बहुत बड़ी अनारकी और बहुत बड़े जो है वो इंतशार का शिकार हो जाएगा। तो ये होश के नाखुन लें और मसले को एड्रेस करें। आज इन्होंने राब्ता किया है हमारे ऐलानात के बाद और मुज़ाकराती कमेटी ने कहा है कि चलें हम बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं होना चाहिए। इशू का एड्रेस करें, हमारी बात बता दें, आप गलत कह रहे हैं, नहीं कर सकते तो हमें बता दें। लेकिन जब आप ये कहते हैं, जब हम अपनी पूरी तैयारी आपके सामने रखते हैं कि यहाँ से पैसे बचाएं, यहाँ से बचाएं, अपनी मराहत कम करें, आप अपना इंटरेस्ट रेट कम करें जिससे हज़ारों अरब रुपए आप बचा सकते हैं, आप जो है वो अपनी गाड़ियाँ 1300 सीसी से ऊपर ना करें सरकार की जितनी भी हैं। जब हम इनको बताते हैं कि आप 20 एकड़ से ज़्यादा वाले जागीरदारों पे जिनके पास 2.5 करोड़ एकड़ ज़मीन मौजूद है उन पर टैक्स क्यों नहीं लगाते, सारा सैलरीड क्लास क्यों टैक्स देगी? जब उनसे कहते हैं कि कम से कम ये तो करें, पिछला तो चलो भी आपने ले लिया, इस दफ़ा का स्लेब तो ख़त्म कर दो। तनख्वाहदार जो दे रहा है ऑलरेडी उसी को मार रहे हो, हाफिज साहब जो नहीं दे रहा हाफिज साहब कुछ ऐसे इम्कानात मौजूद हैं को लगाम दो तो तहरीक इंसाफ और दूसरी जमातें आपके धरने में शमूलियत इख्तियार करें, तहरीक इंसाफ हो या बाकी आपकी हम ख्याल जमातें, वो भी आपके साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं, क्या इसके इम्कानात हैं? देखें ये तो हमारा जो धरना है ये पाकिस्तान के अवाम का धरना है। इसमें जो जमात, जो पार्टी, जो कारकुन, जो पॉलिटिकल वर्कर आना चाहता है हम इसको रोक तो नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए, ज़ाहिर है कि हर एक का काम है। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे इस धरने में जो लोग शरीक होते हैं इनमें सारे जमात इस्लामी के लोग नहीं होते बल्कि आम लोग भी होते हैं और ये समझते हैं कि पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा लग रहा है कि इश्यूज़ की पॉलिटिक्स हो रही है, ज़ात की नहीं हो रही, पार्टी की नहीं हो रही, कल्ट की नहीं हो रही, बल्कि इस बात की पॉलिटिक्स हो रही है कि वाकई ये मसला है आवाम का। और ना भी हमारे पेश नज़र कोई इंतखाब है कि जिसमें हम कहें कि बरसाती मेंढकों की तरह इंतखाब में लोट टटर करना शुरू कर देते हैं बहुत सारे। तो इसलिए ये जो इश्यूज़ की पॉलिटिक्स है और पुरअमन सियासी मुज़ाहमत है, हम तसादुम भी कर सकते थे। जिस वक्त उन्होंने नाकाबंदी कर दी थी इस्लामाबाद की, हमने मुदब्बराना फैसला किया कि नहीं, इस तसादुम से एक दिन का झगड़ा, पार्टी बहुत मशहूर हो जाएगी जमात इस्लामी, लेकिन इशू रिजॉल्व नहीं होगा, इशू हाईलाइट नहीं होगा। तो इसलिए हमने पुरअमन तरीके से 3 धरनों में बदला, फिर यहां पर आकर बैठ गए। अब हम ये जमहूरी हक रखते हैं कि अपने इस पूरी धरना पॉलिटिक्स को, जो पुरअमन है, इसको हम आगे बढ़ाएं और हम हड़ताल पे जाएं। हड़ताल हमारा हक है, हम अपील करेंगे, कोई पत्थर नहीं फेंकेंगे, कोई गोली नहीं चलाएंगे, पूरा पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह हमारी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे हाफिज साहब पूछ रहा हूं, तरीके से आप वजीर आजम के लिए या मौजूदा हुकूमत के लिए कोई पैगाम देना चाहते हो? अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते, नहीं पूरे होते, तो फिर क्या करेंगे? लास्ट क्वेश्चन। नहीं, हम तो बैठे हुए हैं यहाँ पर और हम बहुत तवील अरसे बैठने के लिए आए हैं और यहाँ बैठकर पूरे पाकिस्तान में मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। इस वक्त भी जब मैं यहाँ पर धरने में तकरीर हो रही होती है, गुफ्तगू हो रही होती है, तो सैकड़ों मकामात पे लोग स्क्रीन लगाकर पूरे पाकिस्तान में इसको सुन रहे होते हैं। इनको अंदाजा नहीं है ये पेनिट्रेशन किस लेवल के ऊपर जा चुकी है। और देखें, जमात इस्लामी के पास अल्हम्दुलिल्लाह ये स्ट्रीट पावर मौजूद है कि हम इसको जब एक साथ पूरे मुल्क में लाकर शहराओं पर बिठाएंगे ना, फिर इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये होश के नाखुन लें, ये हालात से और इर्द गिर्द से और खित्ते की सूरत हाल से सीखें, ये कीनिया से सीखें, ये बांग्लादेश से सीखें, ये लोगों के गम गुस्से को जो है वो एड्रेस करें और मसला हल करें। अगर ये मसला हल नहीं करेंगे ये फंस जाएंगे, ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए मैं बिल्कुल सीधी बात कह रहा हूं, हम पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं और अब तक रहे हैं और पुरअमन रहेंगे, लेकिन इनको मसला हल करना पड़ेगा, हम जान नहीं छोड़ेंगे इनकी, बहुत साफ बात है। हाफिज नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी, बहुत शुक्रिया आपने हमें। जॉयसन इकबाल साहब, क्या बांग्लादेश वाली सूरत हाल पाकिस्तान में बन सकती है? क्योंकि आम तौर पर हमने 2 वाक़यात माजी में देखे हैं, डी चौक का धरना, उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, सूरत हाल काफ़ी बिगड़ी, फिर सूरत हाल किसी हद तक संभल गई, लेकिन वो धरनों वाली पॉलिटिक्स ने पाकिस्तान का काफ़ी बेड़ा गर्क किया।
इस्टेब्लिशमेंट फैज़ाबाद वाले मामलात के अंदर भी पीछे थी, अब खुल के पूरी तफसीलात हमारे सामने है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये कहाँ जाएगा मामला? देखिए नदीम मलिक साहब, माशाल्लाह आप इकॉनमी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के चंद उन सहाफ़ियों में हैं कि जिन्होंने अपना एक करियर प्रोफेशनल इकनॉमिक रिपोर्टिंग को डिवोट किया। मैं ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ कि बदकिस्मती और बदनसीबी कह लीजिए कि पाकिस्तान को जहाँ 2018 की तब्दीली ने ला खड़ा किया है, आज हुकूमत चाहे मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, चाहे PTI की हो, चाहे जमात इस्लामी की हो, चाहे MQM की हो, चाहे किसी भी जमात की, ज़ैद बकर की हो, गालबन किसी के पास 2 रुपए की या 1 रुपए की भी स्पेस नहीं है कि वो दाएं बाएं कोई चीज़ कर वो सके। स्पेस किधर गई? खाई गई आपकी डेट सर्विसिंग में। अब देखिए ना, पिछले साल जो नेट गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ थे, यानी कि जो आपको सूबाई हुकूमतों के NFC के बाद जो उनका हिस्सा देने के बाद वफाकी हुकूमत को जो बचता है, वो पिछले साल, जो साल अब ख़त्म हुआ है, 7,000 अरब था। जो आपकी डेट सर्विसिंग की कॉस्ट थी वो 8,500 अरब थी। इस साल को 10,000 अरब के इस करीब। 10,000 हो गई। अच्छा, अब आपको 1,500 अरब कर्जा लेना पड़ा डेट सर्विसिंग के लिए, और इसके अलावा जितना भी हुकूमत का कारोबार है, चाहे उसमें तनख्वाहें हैं, पेंशन्स हैं, डिफेंस है, डेवलपमेंट है, वो सारा भी बोरोड है। तो अब आप मुझे बताइए कि सूरत हाल में जब आपकी हुकूमत मिलेगी आपको, तो आप किधर से जो भी कोई रिलीफ किसी को देना चाहेंगे उसके लिए मज़ीद उधार लेंगे, वो एक नया डेट बर्डन क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब इन हालात के अंदर कि जब आप ऑलमोस्ट एट ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट थे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि आप IMF के पास जाएं, और IMF का जो प्रोग्राम है 3 साल का, वो एक लिहाज से उसी तरह का प्रोग्राम है जैसे कि एक बिगड़े हुए मरीज़ को इलाज के लिए कड़वी गोली खानी पड़ती है। अच्छा, हम सब परेशान हैं, यानी कि मेरा अपना जो बिजली का बिल आया वो भी तकरीबन उतना ही आया जितना घर का किराया, और तनख्वाह भी उतनी क्या करें। अब असल बात यह है कि इस वक्त धरना इलाज नहीं है, पाकिस्तान की रिकवरी इलाज है। अब अगर हम धरने देंगे, हड़तालें देंगे, तो हम पाकिस्तान के मर्ज को मज़ीद गहरा करेंगे। अच्छा, अब हाफिज़ साहब बड़े मोहतरम हैं, देखिए जितनी मेहनत जमात इस्लामी, जो कि ये दावा करती है कि हमारे पास बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास बड़े माहिरीन हैं, जितनी मेहनत और सरमाया ये धरने पे लगा रहे हैं, अगर ये अपने तमाम लोगों से मिलकर कोई मुस्बत मुतबादल प्रोग्राम पेश करें, ये कह देना तो बहुत आसान है कि जी बिजली के बिल सस्ते कर दो, टैक्स ख़त्म कर दो, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब आप एक एक रुपए में बंधे हों कि आप हर चीज़ के लिए पाबंद हैं कि आपने बोरिंग भी घटानी है, आपने अखराजात और आमदन में तवाज़ुन भी लेकर आना है, लेकिन ये आपकी तो बहुत आपको सारी ज़राए चाहिए ना। अच्छा, अब इनकी जो आपके ये बहुत सारे नंबर रियलिस्टिक है, हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। हमें भी एहसास है कि बिजली के बिलों की तकलीफ सबसे पहले हम खुद भुगत रहे हैं, हम सब भुगत रहे हैं, हम हलकों में रहते हैं, लोगों में रहते हैं, हमें एहसास है इस दर्द का, और सुबह से शाम तक वज़ीर आज़म इसी फिक्र में लगे हुए हैं। और अभी देखिए, हुकूमत तो ये कर सकती है, तकरीबन 300 अरब रुपया पहले डेवलपमेंट पे कट लग गया, इसलिए कि जो पहले 200 यूनिट वाले लोग थे उनको रिलीफ देना था। IMF ने कहा कि आप मज़ीद होल नहीं कर सकते, तो हमें कहीं से काट के वो उनको रिलीफ देना पड़ा। अब मज़ीद जो है कि 200 से ज़्यादा अगर यूनिट को रिलीफ देना है, उसके लिए पैसे कहाँ से लगाने हैं, और बल्कि खदशा है कि ख़तरा है कि 300-400 अरब रुपए की और मज़ीद PSDP पे कट लग जाएगी। अब सूरत आपकी यह है कि आपने अगर अपना पैर ढांपना है, आपका पेट नंगा होता है, आपने पेट को ढांपना है, आपका पैर नंगा होता है। अब आप बिजली थोड़ी सस्ती कर देंगे, पैसे उसके लिए डेवलपमेंट से काटेंगे, जब डेवलपमेंट से काटेंगे आपके प्रोजेक्ट सारे डिले का शिकार होंगे। 400 अरब रुपया जो काटेंगे, कल को आपको 1,000-1,500 अरब की सूरत में उसको अदा करना पड़ेगा। तो इस वक्त कोई आसान हल नहीं है, इसलिए हम एक मेस में हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब भी, सरदार लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमारे साथ है। खोसा साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। मैंने एक सवाल हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से भी पूछा और एहसन साहब से भी, आपसे भी वो पूछूंगा, क्या पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसे हालात बनने के ख़तरात मौजूद हैं? क्या हुकूमत के लिए ऐसा चैलेंज है कि शहबाज साहब को भी जान बचा के कहीं भागना पड़े?
देखें, कल मैं सवाबी में मौजूद था। यकीन कीजिएगा कि मीलों मील तक हम जो है, मुझे 4 घंटे लगे सिर्फ वो एक सड़क को क्रॉस करने में। इतना ज़्यादा लोगों का जम्मे गफीर था। सड़कें सारी जो है वो लोगों के काफिले आते हुए, और वो आज खुद आ रहे थे। यकीन कीजिएगा कि लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं सियासतदानों से, चूँकि सियासी जमातों को इन्होंने ख़त्म कर दिया है लिटरली। हुकूमती जमात तो खैर वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करती है, ये तो जो एस्टैब्लिशमेंट ने उठा के इनको ज़बरदस्ती आके बिठा के दे दिया। और दरअसल हुकूमत तो वो खुद कर रहे हैं, ना वज़ीर ख़जाना इनके हैं, ना वज़ीर दाखिला इनके हैं, ना वज़ीर आला बलूचिस्तान इनके हैं, ना पंजाब में ये सिपाही तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आईजी और एडमिनिस्ट्रेशन वही है जो पहले उन्हीं की है जो चला रहे थे। और हमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारों को तितर बितर करके कायद को अंदर किया हुआ है। जिस तरह वो खालदा को अंदर किया हुआ था, उसी तरह जो है इमरान खान को भी अंदर किया हुआ है। लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो और एक इशू पर देखें, बांग्लादेश की हुकूमत को गिरा दिया गया है कोटे पर, कोटा, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन, इसको इतना रैम्पेंट था। हालांकि जो आर्मी चीफ था उसका कजन था हसीना वाजिद का, और यकीन कीजिएगा लोग जाके यूं करके आज सीना चाक के खोलते थे, और गोली मार के, गोली जब लगती थी तो दूसरा आगे आ जाता था, मारो गोली। 1000 लोगों को इन्होंने जो है वहाँ एस्टैब्लिशमेंट ने वहाँ कत्ल किया। 1000 लोगों के बाद जो है उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, और हसीना वाजिद को चूंकि आर्मी चीफ उसका कजन था, उसने उसको जहाज फराहम कर दिया कि तू बीबी दिल्ली चली जा। वो मान नहीं रही थी बाहर का, उसको जान उसकी बख्शी कर दी। पाकिस्तान में उससे भी बदतर हैं हालात। ठीक है, आपने सफोकेशन कर दी, आपने सप्रेशन कर दी, आपने जबरन जो है एक जमात को हवा में तितर बितर करके बखेर दिया, आपने उसके सारे कायदीन को पाबंद सलासिल कर दिया, लेकिन अवाम को कुछ तो रिलीफ मिली होती। हालांकि इसके बरक्स बांग्लादेश में अवाम के लिए, मईशत के लिए काफ़ी अच्छे वहाँ जो है फिगरेटिव, अगर आप देखें तो उनके फिगर्स जो है पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं। लेकिन क्या था कि चूंकि उनके यहाँ भी एक जमात को सिर्फ चल रही थी, बाकी खालिदा को भी अंदर किया हुआ था, उसकी पार्टी को भी बैन लगाया हुआ था, जो जमात इस्लामी वाले थे उनको फांसियां दी गई थी, और जो कुछ किया गया था। लेकिन उन्होंने देखे कि उन्होंने मुजीबुर रहमान के वहां तो 9 मई नहीं नजर आया, 9 मई वहां तो नजर नहीं आया किसी को, क्योंकि उन्होंने अपना सारे मुजस्मे तोड़ दिए, उन्होंने सारी यादगारें तोड़ दी, उन्होंने मस्मार कर दी जो यादगारें बनाई गई थी। एहसन साहब, एक इशू है जो मुझे लगता है कि हम बहुत गलत कर रहे हैं, हमें रीथिंक करना चाहिए। आपको भी, पीटीआई को भी, सियासतदान है ना, आप लोगों ने रास्ता दिखाना है, लीडर हैं इस कौम के। जो अभी इन्होंने कहा ना कि खालिदा ज़िया को 5.5 साल से उसने जेल में डाला हुआ था, वहाँ बरामदात हमारे से डबल हो गई हैं, इकॉनमी ग्रो की है, उसका टका हमसे 3 गुना ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन वो क्लैप्स कर गई है, 4 दिन नहीं खड़ी हो सकी। यहाँ पर ये सूरत हाल इकॉनमी की वजह से आएगी। वहाँ से जॉब कोटा से ट्रिगर, छोटे से इशू से ट्रिगर हुआ है, लेकिन काबू से बाहर हो गया। फौज ने भी कहा नहीं, लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे। यहाँ पे भी लोग अगर सड़कों पे बिफर गया ना हजूम एक दफा, तो लोगों के पे फौज गोली नहीं चलाती। देखिए वहाँ पर आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी। यू नीड टू रीथिंक योर स्ट्रेटजी। बांग्लादेश में कम से कम उनकी इकॉनमी तो निस्बतन स्टेबल है ना, तगड़ी है हमसे, ठीक है ना, तगड़ी है, तो वो किसी लिहाज में कोई एजिटेशन या कोई चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। हमें तो खैर से 2018 के उस तजुर्बे ने कि जो मुल्क का हंसता बसता एक निज़ाम था, उसको ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ला के बिठा दिया। वो लोग कह रहे हैं कि जिनको जो ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे और सहारे पे 2018 में इस मुल्क के सी पैक के निज़ाम को पलटा दिया, मुल्क की मईशत को उलट दिया। हम सब आज देखिए, मैं वो पढ़ रहा था, बड़ा अल्लाह ताला से डर भी रहा था कि खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया एक गैर मुल्की सहाफ़ी को कि मैं एक उस सेल के अंदर एक पिंजरे में बंद हूँ जहाँ पे दहशत गर्द मेरे साथ हैं और सज़ाए मौत के कैदी होते हैं। आप देखिए हुस्न इत्तफ़ाक़ कुदरत का कि खान साहब उसी सेल के अंदर बंद हैं जहाँ खान साहब ने मुझे बंद किया हुआ था। तो मैंने तो कभी चीखो पुकार नहीं की, बल्कि मैं तो जब पेशी पे आता था इसी तरह टाई सूट पहन के आता था। कितने महीने बंद रहे थे आप? मैं तकरीबन 2.5 महीने। तो अच्छा, लेकिन जो कुछ इमरान खान ने किया था, शायद खान को बंद करके, आपको बंद करके, मिफ्ता को बंद करके, वो कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं थी। क्या मिसालें थी? उसने वो काम किया था जो हसीना वाजिद
बांग्लादेश में अपने मुखालफीन के साथ किया, किसी को और अब वो फांसियों पे चढ़ा दिया, बात बैन कर दी। दे रहे हैं इन्होंने तो हमें, लेकिन आप भी वही कर रहे हैं सर, हम नहीं कर रहे, आप वो गलतियां दोहरा रहे हैं। हम नहीं कर रहे। आप पीटीआई वालों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, ये आपके साथ जो कुछ किया गया था ना, आप उसको 5 या 10 से ज़रब दे के इनके साथ। मैं आपको बताऊं, देखिए फ़र्क है, दोनों की मज़ामत में फ़र्क है। हमारे साथ ये सब कुछ हुआ, क्या हमने कभी अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान, अमेरिका के कांग्रेसमैन, सेनेटर्स का जाके पैर पकड़े? क्या हमने कभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाके मिन्नत समाजत की कि पाकिस्तान ऐसा तो पाकिस्तान वैसा? क्या हमने कभी बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तानी रियासत, क्या हमने कभी पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कोई घनौनी मुहिम चलाई? देखिए, हमने अपने मुल्क के अंदर, अपने इदारों के अंदर, अगर जो भी अदालत की हालत या सूरत हाल थी, सूरत हाल ये थी कि इमरान खान साहब ने पंजाब के तमाम बल्दियाती इदारे एक स्ट्रोक ऑफ पेन से डिसमिस करा दिए उस्मान बुज़दार से। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया, 7 महीने तक उन्होंने उस फैसले पे अमल दरामद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में इतनी जुर्रत नहीं थी कि खान साहब से पूछे कि आप क्यों नहीं कर रहे। इसके बावजूद, इन हालात के बावजूद हमने अदालतों में ही जंग लड़ी, अपनी पार्लियामेंट के अंदर ही जंग लड़ी, हम तो बाहर नहीं गए। इस वक्त जो देखिए पीटीआई को फैसला ये करना है कि जिस किस्म की मुहिम वो पाकिस्तान के रियासत के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ चला रही है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी रॉ को या भारत को भी इस तरह की मुहिम चलाते नहीं देखा। पीपल्स पार्टी गुजरावाला के जलसे में नवाज शरीफ ने शायद 11 दफ़ा बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लेकर कहा था कि इलेक्शन में धांधली आपने कराई। नहीं, लेकिन वो एक सवाल पूछा था ना, यहाँ तो आपको अगर सवाल था, उन्होंने कहा था कि आप जिम्मेदार हैं, आपने कराई। बिल्कुल ये कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो जिस किस्म की किरदार कुशी हो रही है, आपको अगर मैं पेश करूँ, आप देखते हैं, आप सहाफ़ी हैं, यकीन करें इंसान शर्म से डूब जाता है कि अपने मुल्क के लोग अपने शहीदों के बारे में, अपने मुसल्लह अफवाज के बारे में, अपने रियासत के बारे में इस तरह की बातें कर सकते हैं। ये आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ था। देखिए, लतीफ़ खोसा साहब जिस जमात के अंदर रहे हैं, ज़िंदगी का इन्होंने बहुत अरसा पीपल्स पार्टी में गुजारा, वहाँ पे तो भुट्टो साहब की फांसी लगी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मंसूब किया जाता है कि मुशर्रफ साहब पर इल्ज़ाम लगता था। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने कोर कमांडर घर पे तो हमला नहीं किया। कभी लतीफ़ खोसा साहब ने पीपल्स पार्टी का झंडा पकड़ के किसी फौजी गाड़ी पे हमला किया हो, मैंने तो नहीं देखा था। लेकिन यहाँ तो आप अपने मुकदमात जो कि आपके जराइम हैं, मिसाल के तौर पे, किसने आपको कहा था कि अपने तोहफे जाके इस तरह बेचें बाजार के अंदर? सर वैसे बहुत फजूल किस्म के वो केस है, बात तो आपको गुरेज करनी चाहिए थी ना। अलकादिर का केस, अलकादिर का फजूल है, तहकीक करें ना। अलकादिर वाला सही केस है, उसकी तहकीक करें। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का आप अपने दोस्त को दे दें। जिस केस की असल तहकीकात करनी चाहिए थी वो अभी तक आपने पूरी हो रहा है, जारी है। ब्रेक ले लें हमारे। वेलकम बैक। मुसद्द से हाल ही पढ़े हैं तो उसके अंदर वो ज़माना जहलियत की मिसाल देते हुए बताते हैं कि कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। पाकिस्तान में भी झगड़े आजकल इसी बुनियाद के ऊपर आगे चल रहे हैं, हर एक चीज़ के ऊपर झगड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट की और बहुत मुतनाज़ा तरीके से तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान लिया गया था, जिस तरीके से इंतखाबात हुए थे, जिस तरीके से इनको मखसूस नशिस्तों से महरूम किया गया था, उन सारी चीज़ों का अहाता करते हुए उन्होंने कुछ करेक्टिव किस्म के इकदाम किए अपनी उस जजमेंट के अंदर। उन्होंने कहा कि हमने तो ये कहा ही नहीं था कि बल्ले का निशान इनसे छीन लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज़ पार्टी पहले भी एग्जिस्ट करती थी और अब भी एग्जिस्ट करती है, तो मौका दिया गया तहरीक इंसाफ वालों को कि अगर वो पीटीआई के अंदर सारे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लें, उसी बुनियाद के ऊपर मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। हुकूमत ने आज एक इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास किया है और उसका एक ही मकसद है कि पीटीआई को वो नशिस्तें ना मिलें और 2017 से बैक डेट से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो लतीफ़ खोसा साहब, ये टकराव वाला रास्ता कभी फ़ौज के साथ होगा, कभी अदलिया के साथ होगा, कभी पार्लिमान के साथ होगा। पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा, हम नहीं चलेगा, हम टकरे मारते रहेंगे। देखेंगे नदीम मलिक साहब क्या करें, जब से मोहतरम शरीफ फैमिली सियासत में आई है तब से सियासत कारोबार बन चुका। भुट्टो साहब थे उस वक्त, उनके बदतरीन दुश्मन ने फांसी तक लगा दी, लेकिन करप्शन का चार्ज नहीं लगा था। तो बिजनेसमैन के आने से जाहिर है ये सियासत बिजनेस बन गई। बदकिस्मती है हमारी कि ये बात करते हैं, यानी देखें पहले उन्हीं के कोख से जन्म लिया ज़ियाउल हक की बाक़ियात हैं। भुट्टो को फांसी लगाने में इनका जो है काफ़ी जो दखल अमल भी रहा,
फिर ये उसको सारा जनरल जिलानी इनको लेकर आए सियासत में, और उसके बाद क्या हुआ, ये उन्हीं के पीछे पड़ गए और कहा कि जहाज जो है लैंड इंडिया में करेगा। हमारा आर्मी चीफ जो है जनरल परवेज मुशर्रफ, उसको लैंडिंग की इजाज़त जो है पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं थी। और जब पायलट ने कहा जी हमारे पास फ्यूल इतना नहीं है, 250 बंदा जो है मर जाएगा, तो उन्होंने कहा मरता है मरता रहे, इंडिया में उतार दो इस जहाज को, इंडिया में उतार दो इस जहाज को। तो ये तो माशाअल्लाह हमारे गुजरांवाले में मैं मौजूद था, जो कुछ इनके शुभ ख्यालात थे माशाअल्लाह। और आज वही जो है ब्लू आइड मंजूर नज़र है, आज उनको सजा याफ्ता होने के बावजूद उनको जिस तरह रेड कारपेट दे के लाया गया, यहाँ पाकिस्तान में लाया गया, और एम्बेसडर जिसका काम था कि वो उनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट करके अडियाला जेल में पहुँचाता, रेड कार्पेट दे के उनको बिठाया। और जब वो माशाल्लाह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आए तो बायोमेट्रिक मशीन चल के जा रही है, जबकि हमारे जो है कायद को आज ही के दिन यानी 5 अगस्त को ही उन्हें जो है ये हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में से, हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में बायोमेट्रिक कमरे में जब वो मौजूद थे तो उनको वर्दियों में जाके गिरफ्तार किया गया। जिसने वर्दियों में गिरफ्तार किया गया वो कोई नदामत नहीं हुई है, उन्होंने कोई माफ़ी कौम से नहीं मांगी है, उन्होंने कोई जो है कोई इसका इजहार भी नहीं किया है, अपॉलॉजी भी नहीं की है, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है, और उसके शख्साने में आके उठा के एक पार्टी को तितर बितर कर दिया। तो ये बहानेबाजी को बंद कर दें, सीधा सीधा कहें कि भाई हमें गुलाम चाहिए और गुलामी ही आपका मुकद्दर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान इसलिए आज़ाद हुआ था कि जो है खाकी उससे कैप, खाकी उससे हैट से हम खाकी वर्दी की गुलामी में चले जाएं। देखें ये पाकिस्तान कायदे आज़म का इसलिए नहीं बना था जहां आज़ादी मफकूद हो, जहां माँ बहन की इज्जत भी वो जो है महफूज ना हो, जहां चादर चार दीवारी महफूज ना हो, जहां हर जिले पर जो है सेक्टर कमांडर, ब्रिगेडियर, मेजर और कर्नल बैठ के फॉर्म 47 बनाएं और एक पार्टी को कहें कि जलसा नहीं करने देना, और उनकी जो है चढ़ दौड़ें चादर चार दीवारी और ब्लैकमेल करते रहे। वो आप बराह रास्त फौज पे इल्जाम लगा रहे हैं कि फॉर्म 45 उन्होंने बनाए हैं। आप कह रहे हैं कर्नल और ब्रिगेडियर ने बैठ के तो फॉर्म 45 बनाया, आप बराह रास्त इल्जाम लगा रहे हैं। फॉर्म 47 उन्होंने ही बनाए हैं सर। ये तो मुझे हंस के कहने लगा जो इनके बहुत इस वक्त करते धरते हैं, चीफ विप भी है नेशनल असेंबली में, उसने कहा मैंने कसम खाई कि मैंने कहा जी मैंने नहीं किया। कहता है इसलिए कि मैंने तो फॉर्म 47 बनाया ही नहीं है, बनाने वालों ने बनाया है, मेरी कसम सही थी, सच्ची थी। तो ये तो वो खुद मानते हैं कि फॉर्म 47 को किसने बनाया था, इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाया जाए। तो ये तो बात एहसन साहब से भी इसका जवाब ले लें। एहसन साहब, जो आज एक मौका था, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मान लेते और शायद तहरीक इंसाफ की तलखी भी कम हो जाती, इनको पार्लिमान में आने देते, इनकी रिजर्व सीट्स इनको दे देते, उनका हक था वो। देखिए मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम सब अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान में जो बुनियादी मसला है वो ये है कि जब भी कोई इदारा अपनी हदूद से तजावज़ करता है तो निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। आपको याद होगा कि जब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पंजाब में ख़त्म की गई तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी रूलिंग दी कि जो आइन के साथ मुतसादिम थी। 63 है वो मुतसादिम थी, ये वाली मुतसादिम और नहीं, मैं अर्ज़ करूँ, एक जो आइन का तरीका दिया हुआ था उसको उन्होंने कलअदम कर दिया। अमलन उस जजमेंट के बाद अब किसी भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई अगर सिंगल पार्टी गवर्नमेंट हो तो आप अदम एतमाद नहीं कर सकते, ठीक है ना। और उसकी रिव्यू पड़ी है, उसकी रिव्यू भी नहीं देखी उन्होंने, क्योंकि मकसद ये था कि PTI की हुकूमत में खलल ना पड़े। अब ये भी जो जजमेंट है इसमें बहुत से सीनियर कानूनदान ये बात कह चुके हैं कि ये एक्सीड करती है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से। मिसाल के तौर पे देखिए आइन और कानून क्या कहता है। आइन और कानून बड़ा वाज़े है कि आपने कुछ जो कवानीन है उनको फॉलो करना है। अब ये मैं आपको दो मिसालें, सर वो आइन और कानून कहाँ सोया हुआ था जब PTI से बल्ले का निशान छीना गया था? दो मिसालें देता हूं। माजरत के साथ सुन लीजिए, नाइंसाफी थी, PTI से बल्ले का निशान छीना। 8 फरवरी का इलेक्शन हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट सोई पड़ी रही, उसने ये नहीं देखा कि उस वक्त कह दिया कि पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो नाइंसाफी किसने की? इलेक्शन कमीशन। आप लोग उसके बेनिफिशियरी थे सर माजरत के साथ। सर ज़्यादा जान की ईमान पाऊँ तो सर 2 साल से इलेक्शन कमीशन PTI को कह रहा था कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लें, अगर आप ये इलेक्शन नहीं कराएंगे तो उसके ये मुज़मरात हो सकते हैं।
उन्होंने मुतअद्दिद बार इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को खतूत लिखे, रिमाइंडर्स दिए कि यू आर वायलेटिंग और आप ये जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इसका आपको ये मुज़मरात होंगे। अगर 2 साल तक इन्होंने उसके ऊपर कान नहीं धरा तो आप मुझे बताइए कि क्या इलेक्शन कमीशन का कसूर था या पीटीआई का कसूर था? अच्छा, इसी तरह इलेक्शन ने अभी अपनी मुझे बात खत्म कर लेना देना। उन्होंने कहा कि उनकी जजमेंट की गलत इंटरप्रिटेशन की है। तो प्लीज डोंट इंटरप्ट ना करें बात है। इसी तरह इनका जो एक दूसरा बड़ा तनाज़ा था, इन्होंने कहा जी कि जब इलेक्शन जो है उसको क्यों ताख़ीर की गई मरदमशुमारी की वजह से। मरदमशुमारी का फैसला कब हुआ? ये 2018 में हुआ। उस वक्त हुआ कि जब 2017 की मरदमशुमारी पे सिंध की हुकूमत ने इतराज़ किया और उस वक्त फिर ये तय हुआ चूँकि इलेक्शन होने थे कि अबूरी तौर पर हम इस मरदमशुमारी के तहत 2018 के इंतखाबात करा देते हैं, लेकिन अगले इलेक्शन से पहले नई मरदमशुमारी की जाएगी। आप मुझे बताइए कि 4 साल तक पीटीआई की हुकूमत उस मरदमशुमारी पे बैठी रही। अप्रैल 2022 में जब हम आए और मुझे ये वजारत मिली, चूँकि ये इदारा मेरे तहत था, हमने ये डिजिटल मरदमशुमारी करनी थी। हालत ये थी कि जो टैब्स एक्वायर करने थे वो टैब्स तक एक्वायर नहीं हो चुके थे, ना उसका कोई बंदोबस्त किया गया था। हमने उस वक्त हंगामी बुनियादों पर टैब्स की 1.25 लाख से ज़्यादा लेने थे, वो आपको कोई इकट्ठे नहीं मिल सकते थे, वो शुरू किए। चूँकि डिजिटल मरदमशुमारी थी, आपने 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों को आपने तरबियत देनी। मेरे कहने का मकसद ये है कि उससे पहले 4 सालों में अगर ये सब कुछ कर चुके होते और मरदमशुमारी टाइम पे ख़त्म हो गई होती तो शायद हमें इल्तवा इलेक्शन का ना देखना पड़ता, जिसके ऊपर इनको आपने पार्लियामेंट डिसॉल्व करने से 2 दिन पहले उसकी मंजूरी देकर आपने खुद बुनियाद रखी। नहीं, बात सुनिए, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला था कि जब मरदमशुमारी होगी तो उसी के तहत नया इलेक्शन होगा। अगर आप उसके तहत ना करते तो सिंध का सूबा उस पर इतराज़ कर सकता था कि ये, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा इलेक्शन चैलेंज हो सकता था। तो लिहाजा हमने जितनी जल्द अज जल्द मुमकिन हुआ वो मरदमशुमारी करके उस फैसले को जो इमरान खान साहब ने खुद किया था कि अगला इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी पे होगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 2 साल तक ये सोते रहे, इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कर लो। 4 साल तक ये सोते रहे कि मरदमशुमारी करा लो, नहीं कराई, उसकी तैयारी नहीं की। फिर आप ये मुझे बताएं कि इनको किसने मशवरा दिया था कि अपनी हुकूमतें पंजाब और केपी में किसी ने तोप चलाई थी? पुरानी बात में चलिए, अभी पे आ जाएं। हमाकतें अपनी और उन हमाकतों का इल्जाम आप दूसरों पे लगा देते हैं। साहब, क्या ये एक सस्टेनेबल पॉलिटिकल सिचुएशन है? लेकिन एक चीज या और, यहाँ सूरत-ए-हाल अपनी की तरफ एक चीज और मैं करना है, मैं खुद साहब से पूछूं एक बात, इन्होंने जो बात आपके सामने मिसाल दी जो मैंने कहा कि हमारे कौमी इदारों के खिलाफ नहीं है किसी और को लेने की, ये जो कुछ हमारे फौज के खिलाफ इस वक्त जो प्रोपेगेंडे की कैंपेन चल रही है, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान मुझे क्यों लिया आपने प्रोग्राम दे रहे हैं पाकिस्तान की रियासत। खोसा साहब, क्या ये एक ऐसी सियासी सूरत हाल है इस वक्त जिसमें हम पाकिस्तान में हैं जो सस्टेनेबल हो या किसी वक्त भी कोलैप्स कर सकते हैं? बोलने दे। देखिए, ये जितनी बदनीयती और बददियांती से ये इस वक्त मामूलात को चला रहे हैं, ये पाकिस्तान की तबाही का शाखसान है। ये जो फैसला इन्होंने लिया है ये इनके लिए वाटर लू साबित होगा, आप देखिएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 11 जज साहिबान ने कहा कि हमारी जो फैसले की तशरीह इन्होंने गलत की, हमने कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन नहीं किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी, सियासी जमात है और सियासी जमात रहेगी, और इसको जो है इनको आज़ाद डिक्लेयर करके बखेर देना हवा में, ये इनके साथ ज्यादती थी। फिर उन्होंने इस चीज़ का भी, जस्टिस मंदोखेल ने लिखा है और जस्टिस चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब ने अनाउंस किया, उन्होंने इसका भी अहाता किया कि ये एतराज़ कहना कि जी ये पीटीआई नहीं आई हमारे सामने या जिन्होंने माना नहीं है, मांगा नहीं है, उनको कैसे दे सकते हैं, इसका भी उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास अपील है और अपील एक तसलसल होता है उस ओरिजिनल प्रोसीडिंग का। और ओरिजिनल प्रोसीडिंग ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात मानने से इनकार किया। सो गलती वहां हुई। अब अगर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गलती करती है, उसका हम जो है खमियाजा, उसका जो है हम वो इसको नुकसान
जमहूर को नहीं पहुंचा सकते। आइन खोसा साहब, आप इस पे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्या करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्या लाए हमले आपको? सुन ले, वो हमने कर लिया है, लेकिन अगर आपने बाकी वक्त भी आसन इकबाल साहब को देना है तो फिर मुझे बुलाया ही क्यों था? सुन तो लेना जरा जवाब इसका, जो बार बार ये आप इसे पूछो। कि जी बड़ा इन्होंने अच्छा तीर मारा है। अगर तीर मारा होता है इन्होंने तज़हीक की है, इनका वतीरा है हमेशा, ये सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़ते हैं। इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया था, तारिक अजीज को, अख्तर रसूल को सजाएं करवा के खुद ये जो है वहां से देगे भेजते रहे और बंदे भेजते रहे, और सारा काम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने किया था और सजा उन दो को करवा दी। फिर चमक की रीत इन्होंने क्वेटा से शुरुआत की, फिर अंदर से ही जो है चीफ जस्टिस के खिलाफ एक साजिश करवा कर चीफ जस्टिस को माजूल करवा कर एक अपना मनपसंद बिठा लिया उस पर। ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, और इन्होंने बंदियाल की अदालत में भी ऐसा ही किया। काजी फाइज ईसा साहब को खड़ा करके इन्होंने जो है किया और उसका इंतजार करते रहे। अब काजी फाइज ईसा साहब को ये 3 साल देना चाह रहे हैं और चाहते थे ताकि उनको जो है उनके जरिए कुछ और काम भी जितने करवा सकते हैं करवा लें। और ये बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज साहबान ने इसको फोर्सी करते हुए उन्होंने ये इनका जो है अजायम मजमूम अजायम खत्म कर दिए, खाक में मिला दिए कि 2/3 इनके पास ना होगा, ना ये तरमीम आइन में कर सकेंगे। वरना ये तो अमीरुल मोमिनीन बनने जा रहे थे। आपको अगर याद होगा 15वीं और 16वीं तरमीम जनाब नवाज शरीफ साहब ने की थी कि मेरे फरमान के ताबे चलेगी ये पाकिस्तान की रियासत, और वो खलीफा वक्त और अमीरुल इन्होंने वैसे बड़ी संगीन बात कर दी है, जमहूरी मिजाज जिससे एक मेलाफाइडी इनके बकौल कि सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली से 2/3 अक्सरियत का हक अपने फैसले से चेंज किया है। ये एक बड़ी संगीन इल्ज़ाम लगाया है इन्होंने। दूसरी बात यह कि देखिए, मैं लतीफ़ खोसा साहब का कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? जिस शद्दोमत के साथ ये पीपल्स पार्टी की वकालत किया करते थे, अब उसी शद्दोमत के साथ पीटीआई की कर रहे हैं। मैं तो शुरू से आज तक एक ही जमात की वकालत की है, तो लिहाजा यकीनन इतना मेरे पास वर्सटाइल तजुर्बा नहीं है कि मैं इनका मुकाबला कर सकूं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान तभी मुस्तहकम होगा कि अगर हम इस वक्त हालात की संगीनी देखें। हम सबको महाजराई से हट के मुल्क को यकजा करके मुआशी मसाइल और दलदल से निकलने के लिए किरदार अदा करना चाहिए, और हमें माजी से सबको सबक सीखना चाहिए। देखिए, सब ने गलतियाँ की हैं, सियासतदानों ने भी की हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने भी की है, अदलिया ने भी की हैं, और मेरा ख्याल है कि रास्ता एक ही है कि हम सब इस वक्त मुल्क की खातिर ये देखें कि किस तरह हम इस मुआशी एमरजेंसी, कहूँगा मैं, पाकिस्तान इस वक्त एक मुआशी एमरजेंसी से गुजर रहा है, इससे निकल जाएं। अंदर की हमारी किसी किस्म की फसाद, इंतशार पाकिस्तान के इस बहरान को गहरा करने का खुदा न खास्ता मुआशी एमरजेंसी लगाने का भी आपका कोई प्लान है? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन हमें इस वक्त अगर हम तहम्मुल के साथ, देखिए हमें हमारा क्या हो गया। एहसन इकबाल साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब और हाफिज नईमुर रहमान साहब चाहिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।